आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 30 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यरूशलेम में लाखों यहूदियों ने किया हंगामा, नेतन्याहू के खिलाफ बगावत का ऐलान। यरूशलेम में सड़कों पर पत्थरबाजी, पुलिस और मीडिया पर हुए हमले, क्रेन पर चढ़ गए प्रोटेस्टर्स। गजा में सीजफायर के बावजूद हालात खराब, लोग प्यासे, बच्चे भूख से बेहाल। लेबनान ने पहली बार दिखाया दम, प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने आर्मी से कहा इसराइल को अब मुंह तोड़ जवाब दो। और ईरान ने किया ऐलान, हम न झुकेंगे न हथियार डालेंगे। ये थी कुछ अहम हेडलाइंस। इनके अलावा भी हैं कई बड़ी खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहली खबर इसराइल के कब्जे वाले इलाकों से, जो फलस्तीनी इलाके हैं। इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में आज कोहराम मच गया। कब्जे वाले यरूशलेम की सड़कों पर कट्टरपंथी यहूदियों का गुस्सा फूट पड़ा। फौज में भर्ती के नए कानून के खिलाफ लाखों अरेदी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी सड़कों पर उतरे और इसे कहा गया मिलियन मैन मार्च, यानी लाखों लोगों का, 10 लाख लोगों का मार्च ऐसे मान लीजिए, लेकिन इतने थे नहीं। 30 अक्टूबर की सुबह से यरूशलेम में काले सफेद कपड़ों की भीड़, हाथों में झंडे और मुट्ठियां हवा में ताने दिखी। इन तमाम लोगों की जुबान पर नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ नारे थे, जिनमें कहा जा रहा था हम ईमान वाले हैं, यानी हम मजहबी हैं, तुम नहीं हो। कान चैनल रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह झड़पें हुई हैं। कट्टर यहूदियों ने रिपोर्टर्स पर बोतलें, डंडे और पत्थर फेंके हैं। N12 चैनल जो इसराइल का है, उसके एक रिपोर्टर पर हमला हुआ, कैमरा तोड़ा गया, केबल काट दिया गया और भीड़ सड़कों पर चिल्लाती रही, तुम यहूदी नहीं हो, गैर ईमान वाले हो। वोल्गा ग्राउंड से लेकर नेवोन स्टेशन तक जाम ही जाम दिखा। स्टेशन के अंदर भी लोग एस्केलेटर पर उल्टी तरफ से चढ़े, कोई सीधी तरफ से भीड़ लगी हुई थी। अजीब तरीके के नज़ारे थे। एक पुलिस अफसर भी जख्मी हुआ है जब एक बस भीड़ में घुस गई। बस लेकर भी कुछ हरेदी अंदर घुस गए थे। जेरूसलम में पुलिस और बॉर्डर फोर्स के 2000 जवान तैनात किए गए हैं। स्टेज पर से ऐलान हुआ कि इस्राएली फौज में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे और तौरेत के खिलाफ कोई कानून नहीं चलेगा। कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे, कुछ प्रदर्शनकारी तो क्रेन पर चढ़ गए। कितनी ऊंची क्रेन है, इसके ऊपर चढ़ गए और वहीं से नारे लगाते रहे, अपना एहतजाज दर्ज करवाते रहे। ऊपर से इसराइल का झंडा लहराया। कुछ ने तो झंडा नीचे रख दिया फर्श पर, सड़क पर, और उसे मसल दिया जूतों से और आग लगा दी। ये इसराइल के लोग ही इसराइल के कब्जे वाले इलाकों के अंदर कर रहे थे। क्राई ऑफ द तोहरा नाम के बैनर तले ये प्रोटेस्ट इसराइल की यूटीजे और शास पार्टियों ने बुलाया था। ये वही दो पार्टियां हैं जिन्होंने जुलाई में ही हुकूमत छोड़ दी थी, सपोर्ट वापस ले लिया था, जब नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी फौज में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की भर्ती के कानून पर काम कर रही थी। ये लोग नाराज थे। पूरे शहर में आज यरूशलेम में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ी। यरूशलेम आज ब्लैक एंड वाइट हो गया। सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी कि तोहरा के कानून से, यानी तौरेत के कानून से ऊपर कोई कानून नहीं। और ये आवाज़ नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की आवाज़ है। नेतन्याहू प्रेशर में है और हो सकता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कि वो जब प्रेशर में होता है तो कोई एक्शन करता है। गजा और वेस्ट बैंक पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि यरूशलेम से नज़र हटाने और भटकाने के लिए कुछ हो सकता है। बात गजा की, जहां सीज फायर तो हो गया, लेकिन जिंदगी की जंग अब भी जारी है। इस जंग में कभी सीज फायर नहीं होता। यहां बच्चों के होठ सूखे हैं, आंखों में धूल और हलक में कांटे हैं। पानी का हर कतरा मौत से महंगा हो चुका है। हजारों खानदान ऐसे पानी से गुजर बसर कर रहे हैं जो इंसानों के पीने लायक भी नहीं। गजा में नल सूख गए, टंकियां फट गईं और उम्मीद भी अब नमक जैसी जलती हुई बाकी रह गई है। लोगों के आंसू बहते रहते हैं मगर हलक तर नहीं हो पाते। ये है गजा की नई हकीकत, जो आज की हकीकत बन गई है, जहां सीज फायर सिर्फ कागज पर है, ज़मीन पर नहीं। इसराइल की पाबंदी अब भी लोगों को भूखा प्यासा रहने पर मजबूर कर रही है और सीज फायर करवाने में शामिल रहे मुल्क बस अमेरिका की मर्जी का मोहरा बनकर रह गए हैं। अमेरिका अगर इसराइल पर प्रेशर डाल देगा तो ये मुल्क भी गजा में फिर से ज़्यादा मदद पहुंचा पाएंगे, मगर अमेरिका ऐसा चाहेगा तब ना। और ये लोग बस मोहरा बने रहेंगे। इसराइल ने कह दिया कि 600 ट्रक नहीं, अब बस 300 ट्रक जाएंगे तो 300 ट्रक जाएंगे। इसराइल ने अपने आप को आज के दौर का खुदा समझ लिया है। अब जो आप देख रहे हैं वो गजा की अलजाला स्ट्रीट है। अलजाला स्ट्रीट पर
पसरी तबाही बता रही है कि इसराइली बमबारी ने शहर को किस हद तक बर्बाद कर डाला है। हर इमारत की ईंट, हर धूल का जर्रा गवाही दे रहा है कि उस पर ढाए गए कहर कितने बड़े थे। यहाँ जिंदगी का नाम मिटा दिया गया है और बस मलबा रह गया है। उस जगह का नाम गजा है जहाँ पर ये सारे नज़ारे हर रोज़ की बात बन गए हैं। कभी रौनकों की गवाही देने वाली गजा की अलजाला स्ट्रीट अब सिर्फ मलबे और राख में तब्दील हो चुकी है। लगातार इसराइली बम्बार्डमेंट्स ने इस इलाके को ऐसे तबाह किया है कि पहचान पाना मुश्किल है। इमारतें ज़मीनों में धंसी हैं, सड़कें उखड़ी हैं और हर तरफ सिर्फ धुआं, मलबा और सन्नाटा है। और कुछ सवाल हैं, हमारा क्या गुनाह था? हमारा क्या गुनाह था? लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने पहली बार खुलकर दम दिखाया है, पहली बार रीढ़ की हड्डी दिखाई है। उन्होंने जुमेरात को अपनी आर्मी को साफ साफ हुक्म दिया कि अगर इसराइल अब ज़रा सा भी आगे बढ़े, लेबनानी इलाकों में उसकी फ़ौज ज़रा सी भी आगे आए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये बयान तब आया जब इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान के बिलेदा इलाके में दाखिल होकर एक शख्स को मार डाला। जोसेफ ऑन ने कहा कि हमारी ज़मीन और हमारे लोगों की हिफाजत के लिए हर इसराइली दखल का जवाब देना फ़र्ज़ है। हालांकि नवंबर 2024 में हिजबुल्लाह से सीज़फायर हुआ था, लेकिन इसराइल अब भी लेबनान के 5 इलाकों पर अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा बनाए हुए है और हालिया दिनों में हवाई हमले और तेज़ कर दिए हैं। क्या इन 5 पॉइंट से इसराइली फ़ौज को खदेड़ने के लिए भी जोसेफ ऑन कभी हुक्म दे पाएंगे, रीढ़ की हड्डी दिखा पाएंगे, या बस अब आगे आ जाएं तो फिर मुंह तोड़ जवाब देना? जोसेफ ऑन का ये बयान अगर वाकई एक सीरियस ऑर्डर है तो अब देखना होगा कि आईडीएफ के सामने लेबनानी आर्मी कैसे अपना दम दिखाती है और कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ईरान किसी भी प्रेशर में झुकेगा नहीं, कभी हार नहीं मानेगा। नॉर्थ खुरासान में शहीदों को याद करते हुए एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा, कालिबाफ ने, कि इसराइल की साजिश हमेशा वही रहती है, या तो जबरन जंग थोप दो या धोखेबाज अमन का खेल खेलो, लेकिन ईरान ना तो हथियार डालेगा ना झुकेगा। उन्होंने इसराइल को विस्तारवादी यानी ज़मीन कब्जाने वाला और बच्चों का कत्ल करने वाली रिजीम कहा जो हर दिन नए इलाकों पर हमला कर रहा है। सीधी सीधी सी बात है ईरान की, अगर कोई हिमाकत होगी तो अगली बार हिमाकत करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। कुछ खबरें यहाँ से हैं। हम लेबनान की आपको तस्वीरें दिखा दें जो आज हमले हुए हैं, वो ये हैं लेबनान पर हुए हमले। क्या इन हमलों को लेकर भी जोसेफ ऑन कोई धमकी देंगे, कोई वार्निंग देंगे इसराइल को, या अगर इसराइली फ़ौज अंदर आएगी तब बस वो मुंह तोड़ जवाब देने की बात कहेंगे? ये एक सवाल है। क्या ये ज़मीन उनकी नहीं है जिसकी रोज़ खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी खुद मुख्तारी पर रोज़ हमले हो रहे हैं? क्यों? हिजबुल्लाह भी लेबनान का पार्ट है, लेबनान के सिटीज़न है। सीज़ फायर हिजबुल्लाह से हुआ, लेबनान की आर्मी से नहीं हुआ। सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि सीज़ द फायर, उसके बावजूद हमले पूछा जाना चाहिए क्यों कर रहे हो। हिजबुल्लाह ये कहें कि हमारे सिटीज़न हैं लेबनान के, हम देखेंगे, हमारा मसला है, तुम कौन? नहीं, क्योंकि ये खबरें हैं कि ये जो बने हैं ये मिलिट्री कमांडर थे जोसेफ ऑन, ये अमेरिका के और सऊदी के रहम करम पर ये सदर बने हैं। तो इतना ज़्यादा तो ये नहीं बोल पाएंगे जितना जब कोई आदमी रहम करम पर होता है। रशिया रिएक्ट्स टू बेल्जियन थ्रेट टू वाइप मॉस्को ऑफ द मैप। अब ये जो है ना, ये एक खबर आई कि बेल्जियम ने धमकी दी रूस को, और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं बेल्जियम के थियो फ्रैंकेन। उन्होंने ये कहा कि भाई रूस कभी भी हम पर, नेटो पर न्यूक्लियर हथियार चला ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियर बम, क्योंकि हम उससे पहले पूरा नेटो मॉस्को को दुनिया के नक्शे से साफ कर देंगे। मतलब मॉस्को को पूरा खंडर बना देंगे और इतने मतलब न्यूक्लियर बम मारेंगे या क्या मारेंगे, कैसे साफ कर दोगे, वैसे ही साफ कर सकते हो। इस पर रूस भड़क गया और ये कहा कि ये सारे उकसावे की जो बातें हैं ये नेटो की एक जंगी सोच को दिखा रही हैं कि वो जंग लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। हम उन्हें बता दें कि हम इन उकसावों में आते नहीं, रूस की तरफ से कहा गया। और ये कहा गया कि अगर आपको लड़ना है तो लड़ लीजिए, लेकिन आप रूस को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। हम अपना मिशन मुकम्मल करके दुनिया को दिखा देंगे। नेटो, वेटो
کوئی ہمارا ٹیٹو پیٹو نہیں کر پائے گا، یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ حالانکہ نیٹو بہت مضبوط ہے۔ ترکی اور سیریا کے ریلیشنز بڑے گہرے ہو رہے ہیں۔ اب کچھ سیریا کے رنگ روٹ جو ہیں نوجوان ترکی میں کل جا رہے ہیں، اور ترکی میں کل جمعے سے ان کی جو ہے وہ ٹریننگ شروع ہوگی، اور ترکی کی جو ملٹری بیرکس ہیں انہی کا یہ لوگ استعمال کریں گے، ان کی ملٹری اکیڈمیز اٹینڈ کریں گے اور وہیں ٹریننگ پائیں گے۔ یہ ترکی کی منسٹری نے کہا ہے، ڈیفنس منسٹری نے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ 49 سیرین طالب علم یا پھر ملٹری کے ان کے رنگ روٹ وہاں جا رہے ہیں اسکولنگ کے لیے۔ ترکی میں اسکولنگ کریں گے ترکش ملٹری اکیڈمیز میں، اور ان کے بیرکس استعمال کریں گے۔ پھر یہ 49 یہاں آئیں گے، وہ 490 کو سکھائیں گے، وہ 490 4900 کو سکھائیں گے، اور ایسے یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب سیریا کی آرمی کو قوت بڑھانے کے لیے ترکی لگاتار جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کچھ نیوز نیٹ ورک کی خبر ہے سر کہ یہ بڑی ڈراتی ہے، بڑی ڈرانے والی ہے، کہ غزہ میں جو 40% کڈنی پیشنٹس تھے وہ مر گئے یوں کہیے، کیونکہ انہیں علاج نہیں ملا، ڈائلیسس نہیں ہو پایا، تو پھر وہ کتنے دن وہ تکلیف اور مرض برداشت کر سکتے تھے؟ 100 اگر مریض تھے تو 40 مر گئے اپنی بیماری سے، کیونکہ انہیں علاج نہیں ملا۔ اور اب 3.5 لاکھ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں جنہیں بہت جلد کیئر چاہیے، دوا چاہیے، پراپر علاج چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کنڈلی مار کر بیٹھا ہے مدد کے راستے پر، وہ جتنے ٹرک چاہے گا وہی اندر آئیں گے۔ پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں، جہاں جنگ ہوتی ہے تو جن کے بیچ جنگ ہوتی ہے ان کی شرطوں کو ہی دنیا فالو کرتی ہے، اس کے پار جانے پر اسے بھی جنگ کا وائلیشن مانا جاتا ہے، سیز فائر کا، اور پھر وہ لائبل ہوتی ہے وہ کوئی بھی فورس دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے، بھلے مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو یہ گودا اپنے اوپر حملہ کروانے کا کوئی نہیں دکھائے گا، ہم اور آپ بھی نہیں دکھائیں گے۔ تو 600 ٹرک میں سے اب 300 ٹرک کر دیے، نہ دوائیں پوری جا رہی، نہ راشن پورا جا رہا ہے، اور جبکہ 6000 ٹرک روز جائیں تو بھی کم پڑ جائیں غزہ میں، وہ اس وقت ضرورتیں ہیں۔ تو حالات اسی وجہ سے خراب ہیں کیونکہ ناکے بندی کر کے اسرائیل نے رکھی ہوئی ہے، اور مدد کے راستے پر بھی اس نے قبضے کر رکھے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ حماس سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، مدد ہم آدھی کرتے ہیں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے آج ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، ان دونوں کے بیچ ریئر ارتھ ڈیل کو لے کر، میٹرز کو لے کر، اور جو ٹیرفس ہیں ان کو لے کر بات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو راحت بھی دے دی، ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے، لیکن یہاں پر شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے غزہ کے سیز فائر میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، میں آپ کے لیے اس کو سادھوباد دیتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بہت شاندار کام کیا ہے، شی جن پنگ کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، چھوٹا تھا ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ فیکٹ کے ساتھ دیا، پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔